हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन किया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 2। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग देखेंगे वेक्टर एनालिसिस, जो आपके सिलेबस में दिया है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वो हम लोग स्टडी करेंगे। और सिलेबस के अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होता है वो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जाके आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ये यूटिलाइज भी करना है। उसके साथ साथ वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग हम लोग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो ध्यान दे के ये लेक्चर सुनो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला टाइप हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जीरो वेक्टर, उसी को नल वेक्टर भी कहा जाता है। जीरो वेक्टर मतलब उसी में उसका मीनिंग है। देखो, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है कि वो कौन सी भी डायरेक्शन ले सकता है। इट कैन टेक एनी डायरेक्शन, कॉल्ड एज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ये जो वेक्टर डिनोट किया जाता है ये जीरो बार से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। अभी आप लोग बोलोगे मैम ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको अराइज हुआ होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। देखो, कंसीडर करते हैं ये एक व्हीकल है, ये व्हीकल रोड से जा रहा है, राइट। अब इस व्हीकल को रोड से अगर जा रहा है मतलब इसको मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। इस डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी वेलोसिटी, कितने स्पीड से जा रहा है ये सपोज वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज कंसीडर करते हैं 40 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये व्हीकल को मैग्नीट्यूड है 40, डायरेक्शन है दिस। इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या हो गई, इसका एक टाइप का वेक्टर हो गया। लेकिन कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पे इस व्हीकल की वेलोसिटी 40 थी, इस पॉइंट पे भी इस व्हीकल की वेलोसिटी 40 थी, इस पॉइंट पे भी इस व्हीकल की वेलोसिटी 43। मतलब यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, सभी जगह पे इसकी वेलोसिटी 40 है। और हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे u और यहाँ पे v। चेंज इन वेलोसिटी हम क्या लेंगे, v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। कंसीडर करते हैं इसको यहाँ से आने तक 4 सेकेंड लगे, तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे भी कितना है 40, तो 40 माइनस 40, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, दैट इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अगर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज बॉडी एक्सेलरेट टू दिस डायरेक्शन। तो क्या ये जीरो वेक्टर है, तो बॉडी एक जगह पे ही है क्या, इसकी मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन बॉडी तो मूव हो रही टू दिस डायरेक्शन। बॉडी मूव विद अ 0 एक्सेलरेशन टू दिस डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज, इस मैग्नीट्यूड इज 0 बट डायरेक्शन इज दिस। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर। समझ में आया। द वेक्टर हैविंग, इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर किसी बॉडी को थ्रो करो ऊपर जाएगी, राइट ना। तो यहाँ पे वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, ऐसे आपको याद रखना है। समझ में आया सबको। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल। कोई पार्टिकल है स्टेशनरी, रेस्ट पोजीशन है। रेस्ट पोजीशन मतलब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट मूव ही नहीं कर रहा है वो। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। समझ में आया। दिस आर सम एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर। तो याद रखो, उसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। सेकेंड टाइप है रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स। द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज डिफाइंड एज। रिजल्टेंट कभी एक सिंगल वेक्टर होता है लेकिन वो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्ट होता है। दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल वेक्टर्स टुगेदर। देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
कंसिडर करते हैं यहाँ पे फैन है, ठीक है, ये फैन है, ठीक है, और हम लोग यहाँ ज़मीन पे खड़े हैं। तो हमें इस फैन की तरफ जाना है। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो मुझे इस फैन की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आएंगे। ओके, तो यहाँ से चलते चलते मैं यहाँ तक आई। ये पहला वेक्टर बन गया मेरा। सपोज इसको मैंने नाम दिया ए बार वेक्टर, वेक्टर ए बार नाम दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सीढ़ी लगाऊंगी और उस सीढ़ी से चलते चलते उस सीढ़ी पे चढ़ के मैं ऊपर जाऊंगी, ऐसे यहाँ तक, ठीक है। मतलब मुझे दो वेक्टर्स बनाने पड़े, एक वेक्टर ए बार, दूसरा वेक्टर बी बार। अभी हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, इसलिए हम लोग चलते चलते यहाँ से गए यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, दो वेक्टर्स बने अपने, ए बार एंड बी बार। रिजल्ट क्या मिला हमें, फैन। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। कहाँ रीच हुए हम लोग, फैन की तरफ। ग्राउंड पे थे, फैन की तरफ। अब इस जगह पे स्पाइडरमैन है, ऐसे कंसिडर करो। तो स्पाइडरमैन क्या करेगा, स्पाइडरमैन सीधा छलांग लगाएगा यहाँ से यहाँ पे, है ना। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। देखो ये सिंगल वेक्टर है जो हमें इन दो वेक्टर्स का रिजल्ट दे रहा है। ये स्पाइडरमैन वाली बात हमेशा याद रखो, क्योंकि आगे जाके बहुत इसको यूटिलाइज करना है हमें। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमें दो वेक्टर्स का रिजल्ट दे रहा है, विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल वेक्टर्स टुगेदर। ये दोनों मिला के जो इफेक्ट हमें दे रहा है फैन का, वो ये सिंगल वेक्टर हमें दे रहा है, राइट ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। कंसिडर करते हैं यहाँ पे दूसरा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज यहाँ पे एक शॉप है, उस शॉप की तरफ हमें जाना है और वो शॉप में जाने के लिए आपको एक वेक्टर, आप यहाँ से निकले, सपोज यहाँ से निकलने के बाद कंसिडर करते हम यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद पहले आप यहाँ तक आए, यहाँ पे एक टर्न था, फिर आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ पे टर्न था, फिर आप यहाँ से यहाँ गए, राइट ना। तो तीन वेक्टर बने, ए बी एंड सी। लेकिन कोई तीसरा आदमी था, हमें ये शॉर्टकट पता नहीं था, कोई तीसरा आदमी था, उसको ये शॉर्टकट पता था। उसने क्या कहा कि यहाँ से इतना घूम के आने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे जा सकते थे। तो दोनों कहाँ जा रहे हैं, ये तीन वेक्टर भी कहाँ जा रहे हैं, रिजल्ट क्या है, ये शॉप है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका डायरेक्टली रिजल्ट क्या है, शॉप है। मतलब ये भी हमें सेम रिजल्ट दे रहा है, ये तीनों मिला के हमें सेम रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसको तीसरे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। समझ में आया। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा और एक एग्जाम्पल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतने एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ बोट है, पानी है, समुंदर है, ऐसे कंसिडर करो। इस समुंदर में एक बोट है, ये बोट है, ये बोट यहाँ जा रही है ऐसे। तो बोट को मशीन है, ओके, अच्छी वाली बोट है हमारी। इस बोट को मशीन है, तो पानी का जो फ्लो है वो फ्लो इस तरफ है, पानी का फ्लो इस तरफ है। और बोट का जो मशीन है, वो बोट के मशीन की डायरेक्शन इस तरफ है। मतलब स्टेयरिंग होती है ना, स्टेयरिंग सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस बोट को पानी इस डायरेक्शन में खींच रहा है और बोट का मशीन उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो बोट कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बोट ना इस डायरेक्शन में जाएगी ना इस डायरेक्शन में जाएगी। इन दोनों का बीच का जो रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये सपोज वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर बी बार है। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमें ये क्या मिल रहा है, ये बीच का वेक्टर मिल रहा है। इन दोनों का रिजल्ट हमें ये मिल रहा है। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। इन दोनों को मिला के ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। समझ में आया। तो इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब two or more vectors is defined as that single vector which produces the same effect as produced by all vectors together, called as resultant vector. तो ये वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको क्लियरली लिया, क्योंकि आगे पूरे सिलेबस में आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको अंडरस्टैंड करो, इसकी डेफिनेशन रटोगे, लिखते आएगी, बट जब आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताने का टाइम आएगा तो आपको बताते नहीं आएगा। सो इट्स वेरी, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मस्ट हियर। फिजिक्स में रटना मना है, याद कर लो। नेक्स्ट टाइप है निगेटिव वेक्टर।
नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब एक वेक्टर है, सपोज दो व्हीकल्स है, एक व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इतने स्पीड से, दूसरा व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इट इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल वेक्टर्स। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी are said to be equal if and only if they have same magnitude and same direction। मतलब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस उन्होंने डाला है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सपोज हम कंसिडर करते हैं ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया, ओके, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लगाए, कंसिडर हम दो पर्सन है, एक पर्सन और ये दूसरा पर्सन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इसने भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन। एम आई क्लियर? और बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस हुई इस डायरेक्शन में। सपोज उसका डिस्प्लेसमेंट है, कंसिडर करते हैं 10 मीटर, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 10 न्यूटन फोर्स है और दूसरा फोर्स 10 न्यूटन है। तो इन दोनों में इक्वल वेक्टर्स कौन से हुए? ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम है, वे वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये तीनों वेक्टर्स सेम रहेंगे? तो मेरा आंसर रहेगा नो। इसमें से जो दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे देखो टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो ये 10 और ये 10 दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है या फिर बोल सकते हैं हम ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये फोर्स है। तो ये फोर्स एंड वेलोसिटी ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स एंड फोर्स ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। ये दोनों इक्वल वेक्टर्स यहाँ पे नहीं होंगे। समझ में आया? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी इक्वल। उनको हम इक्वल कब कह सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तब हम इनको बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। मतलब देखो सपोज कंसिडर करते हैं हम लोग जमीन पे खड़े हैं यहाँ, ओके, और एक एरोप्लेन यहाँ से पास हो रहा है। मुझे एरोप्लेन निकालते नहीं आता, ये एरोप्लेन है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, फिश जैसा दिख रहा है ये, ठीक है, कंसिडर कर लो ये एरोप्लेन है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये एरोप्लेन हम लोग दिखा रहे। तो यहाँ से हम लोग एक एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक एक्स एक्सिस ऐसे कंसिडर किया, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो हम लोग कहाँ खड़े हैं अभी? ओरिजिन पे खड़े हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है, देखो, गिव्स द पोजीशन एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ ओरिजिन से अगर हम लोग एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ले तो ये पार्टिकल बन गया, और ये जो है लाइन ये यहाँ पे ड्रॉ की है, ये क्या बन गई, ये लाइन क्या शो कर रही है, इस पार्टिकल की पोजीशन शो कर रही है। तो एरोप्लेन जैसे यहाँ से सपोज आगे तक गया तो अपना पोजीशन वेक्टर भी ऐसे आगे तक जाएगा। अगर एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर भी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चेंज होगा। तो इस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से ये पार्टिकल P की जो वेक्टर पोजीशन शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, और ये R बार से डिनोट किया जाता है। पोजीशन वेक्टर बहुत बार मतलब हमेशा
आर बार से ही डिनोट किया जाता है, तो इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। समझ में आया सबको? नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब टू और मोर वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं रही तो भी चलेगा, मतलब इक्वल वेक्टर्स में कैसे मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम ही हो। सपोज एक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड अलग है, दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड अलग है, ये तीसरा वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड अलग, चौथा वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड अलग। तो ये सभी वेक्टर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे, सबकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम ना हो, सबकी डायरेक्शन सेम रहेगी, तो इनको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आया? तो यहाँ पे कोई फोर्स हो सकता है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है, बट इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं रही तो भी चलेगा, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए, उनको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? ये दो पैरेलल लाइंस है, मतलब एक भी इसी डायरेक्शन में एक भी इसी डायरेक्शन में, एंगल है कि इन दोनों के बीच में? नहीं। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एंगल कितना रहेगा? हमेशा 0 डिग्री रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। द एंगल बिटवीन टू और मोर पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब सपोज ये एक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव वेक्टर्स हमने लिया था ना, बस जब उसके जैसा ही, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। दो वेक्टर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसमें भी नेसेसरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकती है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? देखो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सपोज ये पॉइंट हम लोग कंसिडर करें, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? यहाँ 0, यहाँ तक कितना होता है? 90, और इसके आगे का 90, 90 + 90 180। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 180। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। ये बात भी आपको याद रखनी है। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होता है एंगल 0 डिग्री एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होता है एंगल 180 डिग्री। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है? वेक्टर्स विच आर इन सेम लाइन। मतलब एक वेक्टर है वो इस ऐसे और इसके बाद दूसरा वेक्टर ऐसे, तो ये दोनों वेक्टर सेम लाइन में है, तो इनको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। उनको बस याद रखो। वैसे ये टाइप आपके बुक में नहीं है, बट एक्स्ट्रा के लिए याद रखो। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब इफ टू और मोर वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर। आप लोगों को प्लेन पता है? देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये एक प्लेन है, ऐसे कंसिडर करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वेक्टर्स मैंने लिए, ये दो वेक्टर्स, तो ये कौन सी प्लेन में आ रहे हैं? ऐसे मैंने पकड़ा इनको दोनों को, तो ये इस प्लेन में है। सो दीज आर इन सेम प्लेन, ओके। अभी मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो ये प्लेन ऐसा है, तो ये भी सेम प्लेन में आ रहे हैं। अभी सपोज मैंने इनको ऐसे पकड़ा तो ये इस प्लेन में आ रहे, मतलब ये भी सेम प्लेन हो गया, ओके। अभी इनको मैंने ऐसे पकड़ा, सपोज ऐसे पकड़ा तो ये सेम प्लेन में आ रहे। ऊपर से सपोज मैंने ऐसे कंसीडर किया तो ये सेम प्लेन में आ रहे, मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है? सेम प्लेन में है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो दो वेक्टर्स होते हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ सेम प्लेन। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन अगर वेक्टर 3 रहे, ये बात आप हमेशा याद रखो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, लेकिन 3 वेक्टर रहे तो क्या वो कोप्लेनर रहेंगे? तो कंसीडर करो ये दो वेक्टर्स और इनको ये, एक मिनट, ये दो वेक्टर्स है और इनको ये तीसरा वेक्टर, तो अभी ये सेम प्लेन में आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ती हूं तो ये सेम प्लेन में आ रहे हैं, देखो ये सेम प्लेन में आ रहे हैं, राइट। इनको मैंने ऐसे पकड़ा सपोज,
ये दो वेक्टर से ऐसे, तो ये भी सेम प्लेन में आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये इस प्लेन में आ रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये इस प्लेन में आ रहे हैं, ये सेम प्लेन में आ रहे हैं, देखो ये सेम प्लेन में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐसे और तीसरे वेक्टर को ऐसे पकड़ा तो क्या ये सेम प्लेन में आ रहे हैं? जी नहीं, ये एक प्लेन हो गया इस साइड में, ये दो वेक्टर्स एक प्लेन में आ रहे हैं, लेकिन ये तीसरा वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर वो प्लेन में नहीं आ रहा है, वो इस डायरेक्शन के प्लेन में आ रहा है। समझ में आया? मतलब टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, लेकिन तीन वेक्टर्स मे बी कोप्लेनर, मे नॉट बी कोप्लेनर। तीन वेक्टर्स का श्योर हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जो दो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। समझ में आया? टू और मोर वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट है कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स मतलब क्या? आपने कॉन्करेंट पॉइंट स्टडी किया है मैथ्स में शायद से, है ना, ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या है देखो। सपोज कंसिडर करते हैं ये मार्कर को तीन लोग खींच रहे हैं ना, इस पॉइंट से यहाँ पे मार्कर को हमने फिक्स कर दिया, तो ये मार्कर को तीन लोग खींच रहे हैं। एक पर्सन इसको यहाँ खींच रहा है, दूसरा पर्सन इसको यहाँ खींच रहा है, तीसरा इधर खींच रहा है, चौथा इधर खींच रहा है। मतलब ये सेम पॉइंट पे, सेम पॉइंट मार्कर हमने यहाँ पे फिक्स किया है। इस मार्कर को खींचने वाले कितने लोग हैं? एक पर्सन इसको इधर खींच रहा है, मतलब ये एक वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में। दूसरा पर्सन इसको इधर खींच रहा है, ये दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर। मतलब देखो ये चार वेक्टर है जो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे है ना, विच इज एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट्स, सेम पॉइंट, नॉट पॉइंट्स। तो टू और मोर वेक्टर्स विच आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट कॉल्ड एज कॉन्करेंट वेक्टर्स। समझ में आया सबको? इसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, जो हमें पूरे सिलेबस में इसको यूटिलाइज करना है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। मतलब सपोज एक वेलोसिटी वेक्टर हमने दिखाया इस डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस 10 मीटर पर सेकेंड को हम वन पार्ट में डिवाइड कर दे इस वेक्टर को, तो इसके 10 पार्ट बनेंगे। तो एक पार्ट की कितनी वेलोसिटी बनेगी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गया इसका, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1। मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो ये बन गया इसका यूनिट वेक्टर, राइट ना। इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1 इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में जिसकी मैग्नीट्यूड 1 रहेगी उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर जो है ये किसके लिए यूज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डायरेक्शन शो करने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए इसका यूज है। इट इज यूज टू शो द डायरेक्शन, इट इज यूज टू गिव द डायरेक्शन। यूज क्या है इसका? टू गिव डायरेक्शन। तो देखो कभी कभी हम लोग सपोज, एक्चुअली इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम यू कैप ऐसे डिनोट करते हैं। तो किसी वेक्टर को, सपोज एक वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा ए, वेक्टर नहीं, उसकी मैग्नीट्यूड लिखी ए, बस ए इतनी मैग्नीट्यूड लिखी। अब इस ए के साथ अगर मैं ये यू कैप कनेक्ट कर दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा पता है? ये बन गई इसकी मैग्नीट्यूड और उसके साथ आ गई इसकी डायरेक्शन, टू गिव डायरेक्शन। इसके साथ हमने क्या लिख दिया? इसकी डायरेक्शन लिख दी। मतलब 1 तो है ही, उसके साथ हमने उसकी डायरेक्शन भी लिख दी। तो इसका मीनिंग क्या बना? समझ में आया आपको? ये बन गया एक पूरा वेक्टर। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज ए बार। ये ए बार, ए उसकी मैग्नीट्यूड है और उसके साथ जो हमने ये यू कैप लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, इसके साथ हमने डायरेक्शन भी इसकी शो कर दी है, ऐसा उसका मीनिंग है। ये हो गया ए बार। तो यू कैप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यू कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइड बाय ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दूं ये, तो इसको ऐसे, ये होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? डिफाइन यूनिट वेक्टर एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप यू कैप लगा दो तो ये बन जाएगा पूरा वेक्टर। किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप यू कैप लगा दो, इसका मतलब आपने उस वेक्टर की डायरेक्शन शो कर दी है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो अगर किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन लगा दे, मतलब यूनिट वेक्टर लगा दे, तो वो बन जाएगा पूरा वेक्टर ए बार।
यू कैप इज इक्वल टू ए बार। तो ये आप किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में आपको दिखाना एक्स वाई जेड, ऐसे 3 एक्सिस होते हैं, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हम लोग इसको आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन में हम लोग इसको जे कैप से डिनोट करते हैं, एंड जेड डायरेक्शन में हम लोग इसको के कैप से। आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ना है, बस अभी इतना याद रखो। तीनों एक्सिस में हम लोग यूनिट वेक्टर शो कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में आई कैप से, वाई डायरेक्शन में जे कैप से, एंड जेड डायरेक्शन में के कैप से हम लोग इसको डिनोट करते हैं जैसे। और जनरली हम लोग यूनिट वेक्टर जो है वो यू कैप से डिनोट करते हैं, विच इज यूज टू गिव द डायरेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, टू शो द डायरेक्शन, टू गिव द डायरेक्शन। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अगर मैंने अभी आपको बताया, देखो कि ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, तो ये एक्स वाई जेड, तो ये एक्स बार, वाई बार एंड जेड बार, ऐसे इनके वेक्टर्स रहेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आई कैप। तो हम लोग आई कैप को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स बार उसका वेक्टर डिवाइड बाय एक्स, जैसे मैंने यू कैप को डिफाइन किया था ए बार डिवाइड बाय ए, वैसे सिमिलरली जे कैप को हम डिफाइन करेंगे वाई बार डिवाइड बाय वाई, एंड के कैप को हम लोग डिफाइन करेंगे जेड बार डिवाइड बाय जेड। तो ये जो है ये क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में आप लोग ये लिख सकते हैं, समझ में आया, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक सेपरेट से टॉपिक है, ये आपको आना ही चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिट वेक्टर है ये ओरिजिन पे ही रहेगा ऐसे नहीं है। दिस इज नॉट बी लोकेटेड एट ओरिजिन ओनली। ये आई कैप को उठा के आप यहाँ पे भी, मतलब ये पूरा 10 है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, नेसेसरी नहीं है वो 10 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड यूनिट वेक्टर यहाँ का ही हो। ये 1 आप यहाँ का ले सकते हैं, ये 1 आप यहाँ का ले सकते हैं, ये 1 आप यहाँ का ले सकते हैं, कौन सा भी 1 लो, ये 1 लिया, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। बस यहाँ पे कंपल्शन क्या है कि डायरेक्शन जो है वो यही रहेगी। मतलब आई कैप उठा के आप इधर नहीं लगा सकते, आई कैप यहाँ पे ही रहेगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ कहीं पे भी वो हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे हो सकता है यूनिट वेक्टर। वैसे सिमिलरली जे कैप यहाँ किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, नेसेसरी नहीं कि ओरिजिन पे ही रहेगा। के कैप किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, नेसेसरी नहीं है कि ओरिजिन से ही रहेगा। बस इसकी डायरेक्शन कंपलसरी है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन ही रहेगा, ऐसे हम लोग यहाँ कंपल्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो बच्चों सभी टाइप्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, सभी को याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो वेक्टर एडिशन टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पैरेलल शिफ्टिंग एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, क्योंकि वो उससे लिंक्ड टॉपिक है, तो इट्स बेटर हम लोग तब स्टडी करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने बहुत डिटेल में लिया है, इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। लेकिन ये जो वेक्टर चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, इसको ध्यान देके पढ़ो। अभी जो मैंने वेक्टर्स बताए उनको अलग अलग तरीके से पढ़ो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखो क्या क्या आ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहो, रटो मत, फिजिक्स में रटना मना है। हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, रटोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आएंगे। और टॉपिक पढ़ा ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पढ़ते जाओ साथ साथ, तो आपका और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। जितने एमसीक्यूज पढ़ोगे उतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत इजी लगेगा और उतनी आदत लग जाएगी। तो टॉपिक पढ़ा तो उससे रिलेटेड नेट पे डालो कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे, वो एमसीक्यूज सॉल्व करते जाओ, अपने आप आपको टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।